हेलो नमस्कार, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य की आज हमारी क्लास 3 है। तो आज हम जो करेंगे, हमारा जो इसमें टॉपिक चला हुआ है, हमने इसमें इतिहास में जो लेखन पद्धति है उसके बारे में कर लिया था। ठीक है, अब जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनके बारे में हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो आज हम करेंगे मिस्र बंधुओं से मिस्र बंधु। ठीक है, तो मिस्र बंधुओं ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद। ओके, अब देखिए ये जो मिस्र बंधु विनोद है, इसके भाग कितने हैं? ये भाग 4 आए हैं इसके। ठीक है, और जो भाग 3 इसके थे वो 1913 में प्रकाशित हुए। 1913 में कितने भाग प्रकाशित हुए? इसके 3 भाग प्रकाशित हुए। ठीक है, और 1934 में चौथा भाग इसका प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया था कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण व काल विभाजन का जो मतलब शुभारंभ था वो कर लिया था किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, परंतु व्यवस्थित रूप से काल विभाजन व नामकरण का श्रेय किसको जाता है? मिस्र बंधुओं को जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो मिस्र बंधु है ये है 3 भाई थे ये। ठीक है, अब नाम लिख लेंगे मिस्र बंधुओं में 3 भाई कौन कौन से थे ये? तो गणेश बिहारी मिस्र नाम है एक का, गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र व सुखदेव बिहारी मिस्र। ओके, ये 3 भाई थे, इसीलिए इनको मिस्र बंधु कहा गया है। ओके, तो इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? मिस्र बंधु विनोद की इन्होंने रचना की हुई है। ओके, अब मिस्र बंधुओं के बाद आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ओके, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने देखिए 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था जो कि बहुत ही ज्यादा विख्यात हुआ। ओके, तो चलिए अब रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में तथ्य देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इनको आरसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, और कब लिखा गया? ये 1929 ईस्वी में ये इन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इस पर ये पूरी बुक है, बहुत ही अच्छे इसमें तथ्य दिए गए हैं शुक्ल जी ने। ठीक है, बहुत सी जगह आलोचनाएं की है। ठीक है, बहुत से जो तथ्य दिए गए हैं वो सर्वमान्य रूप से मान्य भी है। ठीक है, मान्य भी है इनके जो तथ्य है। ओके, तो चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके स्टूडेंट, तो हिंदी साहित्य में हमारा जो हिंदी साहित्य का बैच चला हुआ है, अभी 3 हमारी क्लासेस हो चुकी है। अभी हम लोग जो है हिंदी साहित्य पूरा की पूरा यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में आप लोगों को करवाने वाली हूँ। बस आप लोगों ने यही काम करना है कि हर रोज क्लास आप लोगों ने यूट्यूब में अटेंड करनी है, और जो भी मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ आप लोगों ने नोट्स बनाकर बिल्कुल उनको याद कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था इसके प्रकाशन के बारे में हम लोग करेंगे। प्रकाशन, प्रकाशन तो इसका जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया। ठीक है, और कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ओके, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ओके, भूमिका के रूप में जो है किया गया था, और किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। ओके, हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है प्रकाशन किया गया। ठीक है,
अब देखिए जो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कई बार पूछा गया किस सभा द्वारा प्रकाशन किया है, भूमिका का क्या नाम था, हिंदी समसागर, ठीक है। और किस नाम से प्रकाशन हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसका जो है प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं इसमें। अब देखिए जो इनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, ये बहुत ही ज्यादा प्रख्यात हुआ, विख्यात हुआ। इसका कारण ये था कि इन्होंने जो उस समय के कवि थे, उनकी इतिवृत्तात्मक रचनाओं की अपेक्षा उनकी रचनाओं में जो रचनाओं की विशेषताएं थी ना, उनको ज्यादा ध्यान में रखा था। इस वजह से इनका जो इतिहास ग्रंथ है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ओके, अब रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को जो है 4 कालों में विभाजित किया है, 4 काल। ओके, और इन 4 कालों में 900 वर्षों के इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है। वैसे 900 वर्ष है, कई बार 950 दे दिया गया होता है ऑप्शन में, ठीक है। 900 उसमें ऑप्शन नहीं होता, 950 होता है, तो 950 करेक्ट है इसमें। अगर 900 दिया होगा तब 900 करेक्ट होता है इसमें, ठीक है। ओके, तो 4 कालों में विभाजित किया है। तो देखिए शुक्ल जी ने जो नामकरण दिया है हिंदी साहित्य में, अब आप लोगों को पता है आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, इस तरह से विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को, ठीक है। तो आदि काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, वीर गाथा काल कहा आदिकाल को। ओके, और समय बताया 1050 से लेकर 1375 संवत तक, आदिकाल का समय, ठीक है। आदिकाल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। और भक्ति काल को इन्होंने भक्ति काल ही कहा, भक्ति काल ही कहा। और समय था 1375 से लेकर 1700 संवत तक, ठीक है। अब जो रीति काल है, रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल ही कहा है, ठीक है। और समय दिया 1700 से लेकर 1900 संवत तक, ठीक है। अब जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। क्या कहा है, गद्य काल। ओके, और समय है 1900 से लेकर 1984 संवत तक, इसका इन्होंने समय बताया हुआ है, ठीक है, जो आधुनिक काल है। ओके, तो यहां पर काल विभाजन के बारे में भी हो गया, शुक्ल जी के जो तथ्य थे। ओके, इसके बाद हम करेंगे, अब देखिए 1929 में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का जो है इतिहास ग्रंथ आया था। ओके, अब यहाँ जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब 1929 से पहले जो इतिहास ग्रंथ हुए उनको शुक्ल जी ने केवल कवि मात्र संग्रह ही कहा है। क्या कहा है, कवि वृत्त संग्रह नाम उनको दिया, ठीक है। कवि वृत्त संग्रह ही उनको जो है शुक्ल जी ने नाम दिया, कि उनका मानना था कि ये केवल कवि वृत्त संग्रह है, ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, शुक्ल जी का ये मानना था, ठीक है। अब देखिए जो कईयों को उन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा, कईयों को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा, ठीक है। और कुछ ग्रंथ है उनको प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा। ओके, अब कवि वृत्त संग्रह इन्होंने शिव सिंह सरोज को कहा, शिव सिंह सरोज, ठीक है। और बड़ा कवि वृत्त संग्रह इन्होंने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ जो नॉर्दर्न हिंदुस्तान है उसको कहा है, ठीक है। ओके, तो बड़ा कवि वृत्त इन्होंने जो कहा है, ये कहा हुआ है इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। भाई नाम इतने बड़े बड़े हैं ना इनके, हम लोग भी आगे का पीछे, पीछे आगे, इस तरह से इनके नाम ले लेते हैं। पर आप लोगों को एग्जैक्ट एक वर्ड याद होना चाहिए इसमें, उसी से आपका नाम क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने क्या कहा कि ये बड़ा कवि वृत्त संग्रह है, ठीक है। और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह इन्होंने कहा मिश्र बंधु विनोद को, मिश्र बंधु
विनोद को इन्होंने क्या कहा, ये प्रकांड का विवृत संग्रह है। ठीक है, अब देखिए शुक्ल जी के तथ्य है, शुक्ल जी के हर तथ्य आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि ठीक है। कि नेक्स्ट हम करेंगे राम कुमार वर्मा जी के बारे में। राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ओके, और 1938 में ये ग्रंथ इनका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो राम कुमार वर्मा है ये छायावाद के जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी है, छायावादी कवि है राम कुमार वर्मा। ठीक है, अब देखिए इनका जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास, जो आलोचनात्मक इतिहास है, ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें जो इनकी काव्यात्मक भाषा थी उसकी वजह से जो पाठक थे वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आप लोगों ने लिखना, काव्यात्मक भाषा। ओके, काव्यात्मक भाषा इनकी बहुत ज्यादा आकर्षित थी। ओके, इस वजह से जो पाठक थे उन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक ग्रंथ को जो है पढ़ना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समझा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है इनका, सॉरी राम कुमार वर्मा जी का, इसमें इन्होंने देखिए जो वर्णन किया है केवल 693 से लेकर 1693 तक के इतिहास का ही इन्होंने वर्णन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में, क्योंकि यहां तक ही ये लिख पाए थे। उसके बाद इनका ग्रंथ क्या है, ये अधूरा ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद इनका ग्रंथ क्या था, अधूरा रह गया था। फिर भी देखिए कितना प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। ओके, इसमें इन्होंने केवल आदिकाल और भक्तिकाल की अवधि का ही वर्णन किया है। आदिकाल एवं भक्ति काल। ठीक है, आदिकाल एवं भक्ति काल की अवधि का ही इसमें वर्णन हुआ है। अब जितने भी पॉइंट है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, तो सारे पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसमें एक तो छायावादी कवि थे। ठीक है, 1938 में प्रकाशन हुआ था इसका, काव्यात्मक भाषा की वजह से अधिक प्रसिद्धि इनको मिली है, और 693 से 1693 तक की काल अवधि का ही इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और ये अधूरा ग्रंथ है इनका जो है। ठीक है, और इसमें इन्होंने केवल आदिकाल और भक्ति काल की जो समय अवधि है उसी को लिया हुआ है। ओके, अब देखिए जो राम कुमार वर्मा का जो नाम दिया गया है ना भक्ति काल के लिए, भक्ति काल में जो निर्गुण शाखा थी, भक्ति काल में जो धाराएं थी, निर्गुण धारा है, सगुण धारा है भक्ति काल की। ठीक है, तो निर्गुण में जो धारा है, निर्गुण धारा वो दो भागों में बंटी थी, ज्ञानश्री शाखा वो प्रेमाश्री शाखा। ठीक है, तो ज्ञानश्री शाखा को इन्होंने संत काव्य धारा नाम दिया, ये है इनका। ठीक है, तो ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य धारा नाम किसने दिया है, राम कुमार वर्मा ने, और प्रेमाश्री शाखा को इन्होंने सूफी काव्य धारा नाम दिया, सूफी काव्य धारा इन्होंने नाम दिया। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने ही। अब इनके ग्रंथ में जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ये ग्रंथ है, इसमें इन्होंने अपभ्रंश साहित्य के एक बड़े भाग को भी क्या किया है, संग्रहित किया है। ठीक है, तो लिख लेंगे ये वाला पॉइंट भी, अपभ्रंश भाषा के साहित्य को स्थान दिया। ओके, और उसको जो है संधि काल शीर्षक, संधि काल शीर्षक इन्होंने दिया था उसका नाम। ठीक है, संधि काल शीर्षक उसका इन्होंने नाम दिया हुआ था। ओके, अब इसी वजह से इन्होंने आदि काल को संधि काल व चारण काल कहा, संधि काल व
चारण काल, ठीक है। आदिकाल का नाम जो है संधि काल, वो चारण काल किसने रखा है? राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया नाम है ये। ओके, ओके, नेक्स्ट हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ग्रंथ है, पहले तो वो लिख लो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। तो पहला था इनका हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास है, इस तरह के इनके ग्रंथ है। तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। ओके, 1940 में इनका ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, 1940 ईस्वी में। ओके, दूसरे नंबर पर है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। तो 1952 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ इनका, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ था, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ओके, अब देखिए जो हिंदी साहित्य की जो भूमिका नामक इनका ग्रंथ है, सॉरी एक्चुअली लाइट चली गई थी, अभी लाइट आ गई है। तो जो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है 1940 में, तो ये जो ग्रंथ है ना इनका, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये विश्व भारती के लिए काम करते थे, ठीक है, विश्व भारती। ओके, अब विश्व भारती में जो गैर हिंदी श्रोता थे, उनका हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वहां पर बहुत से व्याख्यान दिए थे, मतलब लेक्चर दिए थे उनको समझाने के लिए, ठीक है। और उन्हीं का जो संशोधित रूप है वो क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में बाद में लिखा गया था ये ग्रंथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय।